राठौड़ जी, फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मदन जी, जिम्मेदारी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए साहब, संगठन के वरिष्ठ और सीनियर है, उनके मार्गदर्शन में और पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने में जो कुछ भी हमको करना चाहिए वो सब करेंगे जी। और सर, आपको जानकारी कैसे और कब लगी? मुझे तो अभी 1 मिनट पहले चैनल से ही पता चला, टीवी चैनल पर जी। तो मैंने तो विश्वास नहीं किया, मुझे तो पता नहीं था जी किसी ने कोई बात की नहीं, सीधा ही जी। तो सर, क्योंकि लगभग 11:15 बजे हुए हैं, सोने की तैयारी कर रहे थे, अब तो जश्न करना पड़ेगा सर। अब सोना नहीं है जी, अब जागना है। अब सोना नहीं है जी। अब नेतृत्व ने जो अपेक्षाएं हमसे की है उसको पूरा करने में जी जान लगानी है। जी सर, क्योंकि आप राजस्थान को बखूबी समझते हैं, इस वक्त थोड़ी सी परिस्थिति अलग है, क्योंकि लोकसभा में 25 सीटें नहीं आई। इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, चाहे वो सतीश पूनिया जी हो या सीपी जोशी जी हो, 25 के 25 सांसद उनके साथ थे। एक वक्त सत्ता थी, दूसरी तरफ विपक्ष की एक बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब सत्ता आपके पास है, लेकिन सांसद नहीं है, बाई इलेक्शन सामने है। इस चुनौती को कैसे देख रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, इसलिए इस चुनौती को भी हम पार करेंगे निश्चित रूप से। और आप सबका साथ रहेगा, अनुभवी जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है उनकी ताकत हमको मिलेगी जी। और आप जैसे बंधुओं का भी पूरा सहयोग मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम वो चुनौती भी और जीतेंगे। मदन जी, क्योंकि राज्यसभा आप हैं, वहां भी एक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अब प्रदेश की जिम्मेदारी आप संभालेंगे। आपको क्या लग रहा है कि फिलहाल बीजेपी जो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको जानता हूं, संगठन में माइन्यूट जानकारी आप रखते हैं और कहां क्या प्रॉब्लम है वो आपको बखूबी पता है, तो ये तो मैं मानकर चल रहा हूं कि भाई उसकी इंजीनियरिंग तो आप कर देंगे, ऑपरेशन तो कर देंगे। लेकिन वजह क्या रही? क्या बीजेपी एकदम शीर्ष पर पहुंच चुकी है जहां से थोड़ा सा नीचे आ रही है? देखिए, अब काम मिला है, साथ में बैठ करके चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे, समाधान करेंगे और पार करेंगे जो भी स्थितियां होगी जी। और कहीं कोई छोटी मोटी कमी भी रही होगी तो उसको सब बैठ करके मिल करके उसका समाधान करेंगे, सबको साथ में लेंगे, सबको साथ जोड़ेंगे जी। किसी को भी पीछे छोड़ेंगे नहीं। सबके साथ आपस में तालमेल बिठा करके पार्टी को एकजुट करके और शक्तिमान पार्टी बने, वही होगा। वैसे तो सर ये सवाल जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन सावन का महीना और कहते हैं सावन के महीने में जो हरियाली वो बहुत ज्यादा होती है। हम मानकर चल रहे बीजेपी के लिए आप वही सावन के महीने में हरियाली आगे लेकर आएंगे, लेकिन कोई मुहूर्त आपके जहन में है, या मैं कहूं कि अभी जल्दबाजी में सवाल कर रहा हूं, अभी सोचेंगे? वास्तव में आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि जल्दबाजी है। मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि जी। ये सब अप्रत्याशित है मेरे सामने जी। अप्रत्याशित है, क्योंकि यदि कोई चर्चा करता, कोई समझता तो समझते, नहीं तो ये अप्रत्याशित है। जी मदन जी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं वक्त आपका ले रहा हूं और इस वक्त बधाइयों का दौर भी शुरू होगा और फोन भी बहुत ज्यादा आपके खनखना रहे होंगे। इस वक्त भी मैं मानकर चल रहा हूं वेटिंग में कई फोन होंगे, लेकिन मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, मदन जी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है और वो जितने वो सरल और मुस्कान के धनी हैं, हम मानकर चल रहे उतनी ही तेजी से वो जिम्मेदारी को भी संभाल लेंगे, क्योंकि संगठन को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे? मदन जी, मैं यहाँ पर एक सवाल पूछूंगा। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे कहा था उस वक्त कि मदन थोड़ा धैर्य रखो, तो उस धैर्य का परिणाम अब मिल गया है कुल मिलाकर। और मुझे वो दृश्य भी याद आता है मदन जी, जब प्रधानमंत्री का आपके पास फोन आया था और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने आपसे, जब आपने उनका स्वागत किया था तो प्रधानमंत्री से आपकी बातचीत हुई थी, आपके कंधे पर हाथ रखा था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बयां कर रही थी कि उन्होंने पहले ही एक हीरा है वो खोज रखा है। तो ये मानकर चला जाए, उस वक्त आपको लगा था कि राज्यसभा सदस्य से भी ऊपर मुझे लेकर जाएंगे, लगा था? नहीं, मैंने विधानसभा तक ही सोचा था
और मैंने कभी नहीं सोचा। और वैसे तो हम सिपाही हैं, जिस मोर्चे पे भेजते हैं उस मोर्चे पे काम करते हैं। सिपाही का कोई खुद का निर्णय होता ही नहीं है, कप्तान का ही निर्णय होता है। जो कप्तान जहाँ भेजेगा वहाँ जाकर के और लेकिन ड्यूटी निभानी। मदन जी, आप कई दिनों से लोग आपको लेकर कई नाम अलग अलग चर्चाओं में थे, लेकिन आपकी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होती रही, सबसे आप मिलते रहे, सामान्य तौर पर आते रहे। तो यहाँ पर मदन लाल सैनी के बाद अब मदन राठौड़, मदन जो नाम है फिर से भाजपा को मिला है, तो मानकर चला जाए कि मदन लाल सैनी से भी आप सीख लेंगे, क्योंकि वो भी एक बेहद विनम्र, सामान्य, सरल और एक अच्छे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गिने जाते रहे। हालांकि सीपी जोशी भी उसी कैटेगरी में रहे। देखिए साहब, मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व संचालक परम पूज्य गुरु जी से निकट का संपर्क रहा। उन्होंने मेरा नाम को संधि कर विच्छेद करके बोला मद न जी। उन्होंने, मैंने कोई बात कह दी होगी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम है ना मदन, तो मद न। तो बस इस बात को हमें ध्यान रखना है, मद नहीं करना है बस। आखिरी सवाल मेरा, मदन जी, एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर करूंगा, क्योंकि विजेंद्र है वो बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। विजेंद्र को भी आपके साथ संवाद का एक लंबा अनुभव है, आप यहाँ डिबेट में आया करते थे और विजेंद्र आपसे लगातार डिस्कशन करता था और फर्स्ट इंडिया के सामने ही आप का घर है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि आपके ऊपर अध्यक्ष बनते ही बहुत बड़ी चुनौती है 5 विधानसभा उपचुनावों की, और उसके अलावा दूसरी बड़ी चुनौती है नई टीम बनाने की, क्योंकि टीम में इंतजार सभी को रहता है कि इस बार मेरा नंबर आएगा, नए अध्यक्ष के शायद साथ क्या पता मेरा नंबर आ जाए, क्योंकि बैलेंसिंग करनी होती है, संतुलन करना होता है। तो ये कितनी बड़ी चुनौतियां हैं? देखिए, ये एक्चुअली सब मिल बैठ के करते हैं, पूरी टीम वर्क के साथ में बैठ करके फैसला होता है, वरिष्ठ लोग निर्णय करते हैं। एक मोहरा होता है, हम तो केवल मोहरे हैं, बाकी टीम बैठ के ही निर्णय करती है। और जो आपने कहा ना कि 5 उपचुनाव है, तो वो हम सब मिल करके संगठित सामर्थ्य जोड़ेंगे और उसके आधार पर हम देखिए नैया पार करेंगे, जीतेंगे। अच्छा मदन जी, क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कभी मैंने कम होती देखी नहीं है, मानकर चलूं कठोर फैसले मुस्कुराहट के साथ ही लेंगे या कुछ कड़वी घुट्टी बीजेपी को मिलती हुई नजर आएगी? मुस्कुराहट रहेगी। चलिए मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त का वक्त आपके लिए बेहद बहुमूल्य। बेशक मध्य रात्रि की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी एक नई सुबह यहां से शुरू हो रही है। एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं सर। मेहरबानी है आप सबकी। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, जिनको जिम्मेदारी मिली है, मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान लगातार बने हुए। ऐश्वर्या, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही खुलासा कर दिया था उन 3 नामों का, जिनमें से एक नाम प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले थे और उनमें मदन राठौड़ भी थे। उनको आप बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से संघ से जुड़े रहे, पार्टी से जुड़े रहे, विधायक रहे, उप मुख्य सचेतक रहे, और संवाद उनका बहुत बेहतरीन होता है मुस्कुराहट के साथ। आपको लग रहा है कि एक बेहतरीन फैसला लिया है बीजेपी ने कि एक ऐसे नेता को चुना जाए जो किसी के जहन में, जिसके लिए कोई द्वेष नहीं? देखिए विजेंद्र, हम जब शाम को इस खबर को हमने ब्रेक किया था तो उसी वक्त हमने कहा था कि टॉप पर मदन राठौड़ हैं। हम सभी नामों को चलाना इसलिए भी लाजमी समझते हैं कि जिन नामों को लेकर चर्चा होती है उनका नाम भी चलाया जाना बेहद आवश्यक होता है, और हम लोगों ने सबसे पहले टॉप पर नाम इन्हीं का इसीलिए चलाया कि लग रहा था कि इनका नाम लगभग तय है। दूसरी बात विजेंद्र, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि मदन राठौड़ को स्वयं को शुरुआती तौर में पता नहीं था, लेकिन बाद में चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद उनसे जो डिस्कशन किया गया, अमित शाह के साथ उनका जो डिस्कशन हुआ, उसी के साथ ये चीज क्लियर लगभग हो गई थी, ये सब कुछ होना है। और यहाँ पर सीपी जोशी को हटाए जाने का या सीपी जोशी का इस्तीफा दिए जाने का जो कारण है वो सबके सामने है। यहाँ पर सीपी जोशी की कोई परफॉर्मेंस का सवाल नहीं है, यहाँ पर सवाल था 2 जातियां समान जातियों के
2 बड़े ओहदे। अब यहाँ पर विजेंद्र बैलेंस हो गया है, सारी जातियों का बैलेंस भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। अब इसका फायदा कितना मिलेगा ये अलग बात होगी, लेकिन विजेंद्र, और एक बात मैं बता दूं कि अब मदन राठौड़ पूरे राजस्थान में किस तरीके से सबको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि ये मूल ओबीसी के हैं। तो ये है घांची समाज से। घांची समाज के अलावा मूल ओबीसी की बहुत सारी जातियां हैं, नाई हो, सुनार हो, माली हो, कुमावत हो, यादव हो, ऐसे बहुत सारी जातियां हैं। उन जातियों को किस तरीके से साथ देते हैं, क्योंकि बीच में कहा जा रहा था जाट को बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस बार चर्चाएं हैं सियासी तौर की, विजेंद्र, हम इससे पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जाट जहां पर बहुत ज्यादा है उन क्षेत्रों में बीजेपी हारी। तो दूसरी तरफ जब इन चीजों का जिक्र आता है तो बीजेपी ने संभवतः मूल ओबीसी को और टाइट पकड़ने की कवायद की है, क्योंकि माली समाज से रह चुके हैं मदन लाल सैनी, तो अब घांची समाज से, जिस समाज का कोई संभवतः आपने देखा होगा इस समाज की कोई बहुत ज्यादा पहचान नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इसी समाज से आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस चीज का जिक्र नहीं करते, बस वो ये बता देते हैं उनके लोग कि हाँ ओबीसी से। मोदी खुद जातिवाद पे विश्वास नहीं करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश जी भी बन गए हैं। योगेश जी, इस पूरे डिसीजन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए विजेंद्र, बड़ा निर्णय है। राजस्थान की बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना की गौरव की बात है किसी भी नेता के लिए बीजेपी के। और बैकग्राउंड में थोड़ा हम जाते हैं, सुमेरपुर का चुनाव विधानसभा का, मदन राठौड़ ने पर्चा भर दिया, उनका टिकट कट गया बीजेपी का। इंडिपेंडेंट मदन राठौड़ ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी और पर्चा वापस लेने की तिथि बिल्कुल नजदीक आ गई। उसी समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन मदन राठौड़ के पास जाता है और पीएम के यहाँ से जब फोन जाता है कि प्रधानमंत्री बात करेंगे, तो मदन राठौड़ के परिजन फोन उठाते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करना था। मदन राठौड़ एक लाइन पीएम ने कही कि आप मदन जी मेरे कहने से पर्चा वापस लेते, और उधर से फोन कट जाता है। पूरा परिवार चौंक जाता है मदन राठौड़ का कि अब इस क्या करें। समर्थक बाहर जमा और पूरी तरह उनको इंडिपेंडेंट लाने के लिए पूरी एक बड़ा वर्ग उनके साथ, पूरे परिवार मिल बैठकर ये निर्णय करता है कि जो नरेंद्र मोदी का अगर फोन आया है तो उस फोन का महत्व समझना चाहिए। और उस फोन का महत्व मदन राठौड़ के परिवार ने समझा और तुरंत ही उन्होंने अपना पर्चा वापस लेने की ठान ली और पर्चा वापस ले लिया। उसके कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी एक चुनाव प्रचार में जब आते हैं और मदन राठौड़ उनसे मिलते हैं, तो मदन राठौड़ कंधे पर हाथ रखते हैं और ये पीएम उनसे कहते हैं कि लाइन और लंबी है। मदन जी बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी बात मानी। यहाँ से जो बात शुरू होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मदन राठौड़ ने पर्चा वापस लेकर पार्टी उम्मीदवार जोराराम कुमावत के पक्ष में काम किया ईमानदारी के साथ, कोई बेईमानी नहीं की, और बाद में आगे चलकर उनको राज्यसभा का टिकट मिला और आज वो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह रिवार्ड होता है वो मिलता है कि एक ऐसे वर्ग के व्यक्ति जिसकी जातीय क्षेत्रीय ताकत बड़ी नहीं है, लेकिन संगठन का जो कार्यकर्ता है, और जब शीर्ष से फोन आता है तो ज्यादातर ऐसे मौकों पर नेता भावुकता के साथ चुनाव लड़ते हैं, अपने समर्थकों की डिमांड के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और पार्टी के से बगावत कर जाते हैं। लेकिन यहाँ मदन राठौड़ ने समझदारी दिखाते हुए, और हो सकता है वो चुनाव जीत जाते या हो सकता है वो चुनाव हार जाते, ये बात नहीं सोचते उन्होंने जी प्रधानमंत्री की बात मानी और आज देखिए वो पार्टी के प्रति। ठीक है योगेश जी, दो तरीके की इंजीनियरिंग होती है, एक होती है सोशल इंजीनियरिंग और दूसरी होती है क्षेत्रवार बैलेंस। क्या आप इसको दोनों तरीके से देख रहे हैं कि डेमोग्राफिकली भी इंजीनियरिंग की गई और सोशल इंजीनियरिंग तो की ही गई है?
देखिए यहाँ पर मारवाड़ को साधने का अर्थ, अब तक मारवाड़ में सबसे बड़े नेता के तौर पर अगर हम देखें तो ओम प्रकाश माथुर का वर्चस्व माना जाता। उससे पहले गुमान मल्होत्रा बड़े नेता हुए, तो वहाँ के सांसद रहे, लेकिन ओम माथुर संगठन महामंत्री रहे, फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, सांसद रहे और बड़ा नाम उनका रहा। और बीजेपी पाली जिला और बीजेपी का एक तरह से वो ऐसा इलाका है, पाली गढ़ के तौर पर है। हालांकि इस बार थोड़ा बीजेपी को वहां झटका लगा पाली में, लेकिन उसके बावजूद चाहे भीमराज भाटी जीते हो, चाहे जो सीट है वहां पर मोतीलाल कोहली जीते हो, रेवदर सीट आ रही हो, लेकिन ओवरऑल हम देखें कि बीजेपी को मारवाड़ से बड़ा प्रभुत्व मिला। और यहाँ पर देखिए अगर हम उसमें भी देखें, मंत्री परिषद में भी तो जोराराम कुमावत वहां से मंत्री हैं, बिल्कुल अविनाश गहलोत को भी आपने मंत्री बनाया बीजेपी की सरकार में, लेकिन यहाँ ये था कि कुशल संगठनकर्ता जो सबको साध कर चल सके। और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की ये चॉइस थी, अगर राठौड़ के नाम को लेकर उन्होंने अपनी चॉइस दिल्ली तक बता दी थी कि वसुंधरा राजे गुट को इस नाम से कोई परहेज नहीं है, इस नाम से भजनलाल शर्मा कैंप को कोई परहेज नहीं है। और भजनलाल शर्मा तो खुद चाहते थे, मगर राठौड़ को जो सूत्र हमें बता रहे, और उसके अलावा सभी गुटों के बीच सामंजस्य के हिसाब से भी ये बड़ा नाम जी। और वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो विधानसभा में उप मुख्य सचेतक के तौर पर मदन राठौड़ ने अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। और एक सबसे अच्छी बात है उनकी यही है कि जैसा उनको पार्टी हाईकमान कहता है, संगठन कहता है, उस दिशा में मदन राठौड़ ठीक काम है। करते योगेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पंकज सोनी जी भी जुड़ गए। पंकज सोनी जी, इसमें संघ की कितनी भूमिका आप मानते हैं? देखिए विजेंद्र, राजस्थान में जो 11 सीटें बीजेपी ने हारी लोकसभा की, उसके बाद से ये मंथन चल रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी जातिगत समीकरण साधने में विफल रही है, और यही पार्टी ने बड़ा कारण चुनाव में अपनी हार का भी बताया था। इस लिहाज से क्योंकि अब प्रदेश की 5 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो ये निर्णय उन चुनाव को देखते हुए जातिगत समीकरण साधने का किया गया है। जो ओबीसी की मूल जाति है उसमें से ही भाजपा किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना जा रही थी, ये पहले से चर्चाओं में था। और आज दिन में ही फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले संकेत भी दे दिए थे कि सीपी जोशी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं और उनकी जगह मदन राठौड़ का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और जहां तक बात संघ की है तो मदन राठौड़ का जो है पुराने स्वयंसेवक हैं और संघ पृष्ठभूमि के नेता माने जाते हैं। वसुंधरा सरकार में भी पहली बार ये जीत के आए थे और उप सचेतक भी रहे हैं वसुंधरा सरकार में। तो 2 बार ये विधायक रहे, 4 बार पाली के जिलाध्यक्ष रहे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनकी जो है कि बाल्यावस्था से इनका जुड़ाव रहा है, और संघ के बड़े पदाधिकारी है उनसे भी इनका सीधा संवाद रहा है, क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो मारवाड़ रहा है, जो गुजरात के लगता हुआ इलाका है, तो इनका गुजरात में भी काफी आना जाना रहा है। तो कुल मिला के देखें तो बीजेपी ने जाट अदर ओबीसी का जो कार्ड खेला है वो ओबीसी जातियों को साधने के हिसाब से खेला है, और हो सकता है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए ये रणनीति बनाई गई हो। तो कुल मिला के देखें तो ये भाजपा का जातिगत समीकरण साधने का कदम माना जा सकता है। जी विजेंद्र। अच्छा पंकज जी, मानकर चलें इस चेहरे के साथ किसी को कोई विवाद नहीं होगा और सबने स्वीकार किया होगा, सबने कहा होगा कि हाँ ठीक है, ये बेहतरीन विकल्प है, इनके साथ चल सकते हैं। देखिए जो आज भाजपा में जो निर्णय होते हैं वो ये मान के चलिए सबके इससे सामंजस्य बनाते हुए और सबसे चर्चा करते हुए भाजपा आला कमान इस तरह के निर्णय करता है। तो इस निर्णय से पहले भी जो कई दौर की बातचीत चली है, खुद मुख्यमंत्री कल दिल्ली में थे, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में थे, और उससे पहले बीजेपी कई नेताओं से भी केंद्रीय नेताओं ने चर्चा की। वहीं जहां तक संघ की बात है तो स्थानीय संघ के नेताओं से भी रायशुमारी इस बारे में की गई। जो बीजेपी के केंद्रीय नेता है उन्होंने चाहे टेलीफोनिक की हो या यहाँ के जो उनके सूत्र हैं उनके माध्यम से की गई हो, तो ये मानिए सर्वसम्मति बनाने और सामंजस्य बनाते हुए इस नाम की घोषणा पार्टी आलाकमान ने की है। ठीक है पंकज जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी आपका भी शुक्रिया, ऐश्वर्या आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।